तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं थॉर को एंटायर एमसीयू के साथ। लेकिन अब एमसीयू में दुनिया भर के कैरेक्टर्स हैं और 90% तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अनवर्दी थॉर के सामने नहीं जीत सकते। इसलिए हम पहले उन्हें साइड कर देते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने 5 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी है टियर 1 की, जिसमें कॉस्मिक एंटिटीज आते हैं। फिर टियर 2 जो कॉस्मिक एंटिटी से थोड़े कम पावरफुल होते हैं, जैसे ओडिन और डोरमामू। टियर 3 जो खुद थॉर के लेवल के हैं, जैसे हल्क, थैनोस, हल्कबस्टर। टियर 4 ऐसे सुपर हीरो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जैसे आयरन मैन, विजन और स्पाइडरमैन। और फिर टियर 5 ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है लेकिन इनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है। अब थॉर टाइम के साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, इसलिए वो टॉप 3 मोस्ट पावरफुल एवेंजर्स में से एक है। थॉर के पास एसगार्ड के 2 सबसे पावरफुल वेपन है और इन हथियारों से उसने अच्छे खासे सुपर विलन के साथ लड़ाई की है, जैसे डार्क एल्फ, कर्स, अल्ट्रॉन, चित्तोरी, सर्टर और थैनोस का तो चैप्टर ही क्लोज कर दिया। और थॉर 1500 साल को ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अभी तक वो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। थॉर अभी सिर्फ अपने फिजिकल एबिलिटीज़, वेपन्स और लाइटनिंग पावर्स यूज़ करता है, लेकिन धीरे धीरे करके थॉर ओडिन फोर्स यूज़ करना सीख जाएगा। और ओडिन फोर्स से थॉर की बेसिक पावर्स को तो अपग्रेड मिलेगा ही, लेकिन साथ में वो मैजिक बेस्ड अटैक भी कर पाएगा। हो सकता है कि थॉर 5 या फिर सीक्रेट वॉर तक थॉर ओडिन फोर्स को यूज़ करना सीख जाए। लेकिन अब अगर बात करें टियर 5 कैरेक्टर्स की, तो इसमें आते हैं ऐसे लोग जिनके पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, जैसे निक फ्यूरी, हॉकाई और ब्लैक विडो जैसे। इनके पास ना तो सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ होती है और ना ही इनके पास इतने पावरफुल वेपन होते हैं कि थॉर को हार्म कर पाए, इसलिए थॉर को ये कभी बीट नहीं कर सकते। थॉर की एक लाइटनिंग स्ट्राइक और ये सारे मच्छरों की तरह मारे जाएंगे। लेकिन क्या हो अगर थॉर अपनी पावर्स खो दे और ये अनवर्दी थॉर के साथ फाइट करे। अब क्योंकि थॉर के पास पावर्स नहीं है और वो म्यूनर भी यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए थॉर यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल करेगा। लेकिन थॉर के पास अब भी बैटल एक्सपीरियंस है और थॉर एक स्किल्ड वॉरियर है, इसलिए वो बिना पावर्स के भी सबको मार गिरा सकता है। 2011 में थॉर के पास अपने एबिलिटीज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने शील्ड के बेस्ट फाइटर्स को आईसीयू में पहुंचा दिया था और सेम यहाँ पर रिपीट हो सकता है। लेकिन अगर हॉकाई ने अपने सबसे एडवांस एरोज यूज करना शुरू कर दिए या फिर निक फ्यूरी ने वेपन्स या फिर स्लीपिंग गैसेस का यूज कर दिया, तो थॉर यहाँ पर हार सकता है। थॉर अब अनवर्दी है, इसलिए इन सारी चीजों से उसे फर्क पड़ेगा और शायद अनवर्दी थॉर को फिजिकली बीट करना हार्ड है, लेकिन गैसेस और हैवी वेपन्स के सामने अनवर्दी थॉर नहीं टिक पाएगा। इसलिए ऐसा करके टियर 5 कैरेक्टर्स भी अनवर्दी थॉर को बीट कर सकते हैं, लेकिन गॉड ऑफ थंडर मतलब वर्दी थॉर को ये सारे अपने सपने में भी बीट नहीं कर पाएंगे। पर अब बात करें टियर 4 कैरेक्टर्स के बारे में। ये लोग ज़्यादातर नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये खुद को सुपर ह्यूमन लेवल तक ले जाते हैं, जैसे आयरन मैन। ये एक फेयर फाइट हो, इसलिए हम मार्क 50 और मार्क 85 के फीट्स को कंबाइन करके लव एंड थंडर वाले थॉर से कंपेयर करने वाले हैं। अब 2012 में थॉर और आयरन मैन की लड़ाई हो चुकी है और उस टाइम पे थॉर इजीली आयरन मैन के आर्मर को क्रश कर सकता था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था। पर टाइम के साथ टोनी ने अपने आर्मर्स पर बहुत ज़्यादा काम किया। अब ये नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, सेल्फ हील हो सकते हैं। थैनोस ने मार्क 50 के ऊपर चांद फेंक के मारा था, लेकिन फिर भी टोनी को कुछ नहीं हुआ। और ये कम लग रहा है तो आयरन मैन ने पावर स्टोन के बीम को भी सर्वाइव किया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सेम थॉर के साथ है, थॉर की फीट्स किसी भी दूसरे सुपर हीरो से अच्छी है और अगर थॉर और आयरन मैन की फाइट होती है तो इस बार सीन कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि एज ऑफ अल्ट्रॉन तक टोनी के पास थॉर के पावर लेवल की इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए टोनी फ्राइडे से बोलकर थॉर की करंट पावर लेवल का अंदाजा लगा सकता है। लेकिन सिर्फ पावर लेवल कैलकुलेट करके आयरन मैन थॉर की बराबरी नहीं कर सकता। अब भी थॉर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी आयरन मैन से अच्छी है और आयरन मैन की वेपन्स कूल है, लेकिन थॉर के वेपन्स डिस्ट्रक्टिव है। एंड गेम में थॉर का हैमर गलती से आयरन मैन को लग गया था और टोनी कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। हो सकता है कि अगर थॉर एग्रेसिव होकर फाइट करे तो आयरन मैन यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा और थॉर के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि म्यूनर से तो भी आयरन मैन के बचने के चांसेस है। लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये वेपन आर्मर को कट नहीं करेगा बल्कि पूरे बॉडी को ही कट करके रख देगा। इसलिए भले ही टोनी अपने आर्मर्स को अपने पीक लेवल पर लेकर गया हो, लेकिन आखिर में जीतना थॉर को ही है, क्योंकि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन इतने भी नहीं कि एक गॉड को बीट कर पाए। कैप्टन अमेरिका विथ म्यूनर। अब कैप सिर्फ सुपर सोल्जर सेरम के भरोसे रहकर थॉर को हरा नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ लेवल में काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने मिल जाता है। लेकिन अगर कैप के पास म्यूनर हो तो कैप लड़ाई कर सकता है, ठीक जैसे वो थैनोस से लड़ रहा था। पर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, कैप्टन अमेरिका के पास थॉर जितना बैटल एक्सपीरियंस नहीं है। सेकेंड, थॉर वर्दी है, इसलिए अगर कैप म्यूनर फेंक के मारेगा तो वो हैमर को कैच कर सकता है। और थर्ड, कैप्टन अमेरिका अगर लाइटनिंग स्ट्राइक करता है तब भी थॉर को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि थॉर आखिर में गॉड ऑफ थंडर है, लाइटनिंग से उसे हर्ट नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल अगर देखें तो कैप्टन के पास थॉर की पावर्स हो या ना हो, वो डिसएडवांटेज में ही रहने वाला है, इसलिए थॉर इजीली कैप्टन अमेरिका को बीट कर देगा। स्पाइडरमैन। अब स्पाइडरमैन के पास अगर आयरन स्पाइडर सूट हो तब भी वो थॉर का कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि थॉर और स्पाइडरमैन के बीच पावर लेवल का बहुत बड़ा गैप है। स्पाइडरमैन थॉर को परेशान कर सकता है जैसे वो थैनोस को कर रहा था, या फिर अगर थॉर
थॉर ज़्यादा सीरियस ना हो तो स्पाइडरमैन थॉर को एक लिमिटेड टाइम तक अपने वेब्स में ट्रैप कर सकता है, लेकिन थॉर की लाइटनिंग के सामने स्पाइडरमैन नहीं टिकने वाला। इसलिए स्पाइडरमैन सुपर ह्यूमंस को बीट कर सकता है, लेकिन थॉर जैसों को बीट करने के लिए उसे अभी काफ़ी टाइम है। ओवरऑल स्पाइडरमैन का कोई चांस नहीं बनता यहाँ पर जीतने का। वॉर मशीन। रोडी का इन्फिनिटी वॉर वाला आर्मर काफ़ी कूल था, लेकिन स्क्रीन टाइम ना मिलने की वजह से हमें कभी पता ही नहीं चला कि ये कितना पावरफुल है। लेकिन रोडी के जो पुराने आर्मर्स है वो भी कुछ कम नहीं है। रोडी ने इन आर्मर से आउटराइडर्स और सबाल्ट्रॉन जैसों से फाइट की है, पर रोडी के आर्मर्स मिलिट्री सेंट्रिक होता है, इसलिए इन आर्मर्स में ज़्यादातर ऐसे वेपन्स होते हैं जो मिलिट्री के मिशन में काम आएंगे। पर ये वेपन थॉर के सामने किसी काम के नहीं है। थॉर ने रोडी के फायर आर्म से ज़्यादा पावरफुल ब्लास्ट फेस किया है, जैसे एथर या फिर पावर स्टोन का ब्लास्ट। इसलिए थॉर अगर रोडी के सामने किसी वेपन का यूज़ ना भी करे तब भी वो आराम से जीत जाएगा, क्योंकि वॉर मशीन के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे वो थॉर को हरा पाए। फैल्कॉन। अब फैल्कॉन ही कैप्टन अमेरिका है, लेकिन अगर थॉर कभी लड़ाई करने आता है तो फैल्कॉन को जितना दूर हो सके चले जाना चाहिए, क्योंकि भले फैल्कॉन के विंग्स सब वाइब्रेनियम से बने हो, लेकिन थॉर इन्हें कट कर सकता है। ऊपर से सैम ने किसी भी टाइप का सुपर सोल्जर सेरम नहीं ले रखा है, इसलिए वो थॉर के स्ट्रेंथ के सामने नहीं टिकने वाला। और अब न्यू गैप का आर्मर और टेक वाइब्रेनियम से बना है, और वाइब्रेनियम इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते ही कुछ देर के लिए न्यूट्रलाइज हो जाता है। ऊपर से सैम की बॉडी थॉर के लाइटनिंग के कांटेक्ट में आते ही जल जाएगी, इसलिए न्यू कैप्टन का तो जीतने का कोई चांस ही नहीं बनता है। एंटमैन। अब एंटमैन पहला ऐसा बंदा है जिसने कैंग को बीट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो भी उसके मुंह के सामने आएगा उन सबको ही कूट के रख देगा। एंटमैन ने आज तक जितने भी कैरेक्टर से फाइट की है थॉर उनसे अलग है। एंटमैन नॉर्मल साइज में रहकर थॉर से फाइट करेगा तो मारा जाएगा, छोटा होकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि थॉर के सेंसेस इतने अच्छे हैं कि वो एंटमैन को ट्रैक कर लेगा। और जायंटमैन बनेगा तो थॉर इजीली अपने लाइटनिंग से या फिर म्यूनर फेंक के एंटमैन को नॉकआउट कर सकता है। इसलिए अभी के लिए तो एंटमैन थॉर के लिए कोई मैच नहीं है। स्टार लॉर्ड। अब एक टाइम था जब स्टार लॉर्ड के पास सेलेस्टियल पावर थी, बट उसे भी ये बात पता नहीं थी। लेकिन अगर स्टार लॉर्ड अपनी सेलेस्टियल पावर को एक्सप्लोर करता तो शायद वो पास्ट में हमें ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता, लेकिन प्रेजेंट सेम होता, क्योंकि आखिर में स्टार लॉर्ड ईगो को मार ही देता। लेकिन स्टार लॉर्ड के पास सेलेस्टियल पावर हो या ना हो थॉर को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टार लॉर्ड ने कभी अपने फुल पोटेंशियल पर इस पावर को यूज़ नहीं किया, तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि वो कितना पावरफुल बन सकता था। और सेलेस्टियल पावर होने के बाद भी उसका पावर सोर्स ईगो द लिविंग प्लैनेट रहता, जिसे थॉर बाइफ्रोस्ट को समन करके प्लैनेट को बर्बाद कर सकता है, या फिर जैसे सुकोविया को डिस्ट्रॉय किया था वैसे ईगो के कोर को भी डिस्ट्रॉय कर देता। इसलिए सेलेस्टियल पावर वाला स्टार लॉर्ड भी थॉर के सामने हार जाता। ब्लैक ऑर्डर्स। अब ब्लैक ऑर्डर्स में थानोस के 4 एडोप्टेड बच्चे आते हैं। फर्स्ट है कल ऑब्सिडियन। अब कल ऑब्सिडियन एडोप्टेड बच्चों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, और इसके पास एक हथियार है जो एक्स और शील्ड बन सकता है, और ये लॉन्ग रेंज अटैक्स में भी काम आता है। कल ऑब्सिडियन एक बैटल में इतना अच्छा है कि उसके सामने आयरन मैन और स्पाइडरमैन दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट आयरन मैन तो मरते मरते बच गया, लेकिन आयरन मैन और थॉर में फ़र्क है। थॉर कल ऑब्सिडियन से ज़्यादा पावरफुल और डेंजरस मॉन्स्टर से लड़ चुका है, और ऑब्सिडियन का वेपन अच्छा है, लेकिन थॉर के पास गॉडली वेपन्स है। कल ऑब्सिडियन का बस बॉडी साइज बड़ा है, उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, लेकिन थॉर एक गॉड है। अगर ब्रूस बैनर हल्क बस्टर में बैठकर ऑब्सिडियन को बीट कर सकता है तो थॉर भी बड़े आसानी से इसे हरा देगा। प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कोर्वस ग्लेफ, ये दोनों ज़्यादातर साथ में रहकर काम करना पसंद करता है, पर भले ये थैनोस के एडोप्टेड बच्चे हैं, लेकिन इनके फीट्स कुछ खास नहीं है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो और फैल्कॉन ने इन दोनों को पेल के रख दिया था। थॉर की स्ट्रेंथ तो इन तीनों एवेंजर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थॉर प्रॉक्सिमा और कोर्वस को बीट कर सकता है। और एबोनी मॉ शायद थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसके पास टेलीकिनेसिस एबिलिटी है, लेकिन एबोनी मॉ की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है बाकी ब्लैक ऑर्डर से। इसलिए हो सकता है कि टाइम आने पर एबोनी मॉ थॉर के हैमर के हिट को ना झेल पाए, या फिर अगर थॉर डायरेक्टली एबोनी मॉ पर लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है तब भी वो मारा जाएगा। कैंग द कॉन्करर। कैंग ने पहले भी एवेंजर्स को मार रखा है, और इन एवेंजर्स में थॉर भी था, लेकिन हमें नहीं पता कि जिस थॉर से कैंग ने फाइट की थी वो कितना ताकतवर था। हो सकता है कि वो प्रे-अवेकन थॉर हो। अब जिस कैंग द कॉन्करर को हमने एंटमैन में देखा था उसके साथ बहुत बड़ा पंगा था। पहली बात तो ये कि ये वाला कैंग अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं था। इसके पास ना तो टाइम चेयर थी जिससे टाइम ट्रेवल और टाइम मैनिपुलेशन कर सकता था, और ना ही इसका सूट अपने पीक कंडीशन में था। क्वांटम रियलम के बाहर कैंग टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकता था, क्योंकि तब उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन जेनेट की वजह से वो टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गई, इसलिए कैंग की टाइम मैनिपुलेशन हमें देखने नहीं मिली।
और दूसरी बात, कैंग हैंड टू हैंड बैटल में थॉर जितना अच्छा नहीं है, और एट द एंड कैंग भी एक ह्यूमन ही है, इसलिए उसे भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। अगर कैंग बिना प्रिपरेशन के थॉर से फाइट करेगा तो पक्का मारा जाएगा, लेकिन अगर कैंग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो और उसके पास अपनी टाइम चेयर भी हो तो वो थॉर के साथ एंटायर मेन यूनिवर्स की टाइमलाइन को इरेज कर सकता है। हाई इवोल्यूशनरी। अब ये बंदा पहले एक साइको साइंटिस्ट था और इसकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान जैसी थी, लेकिन रॉकेट के अटैक करने के बाद इसने अपने बॉडी में मैकेनिकल पार्ट्स लगाना शुरू कर दिए और फिर इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। अब ये टेलीकिनेसिस को यूज कर सकता है, साथ में ग्रेविटेशनल फोर्स को कम या ज्यादा कर सकता है। अब हाई इवोल्यूशनरी कॉमिक्स में काफी तगड़ा विलन रह चुका है, लेकिन एमसीयू में इसे बहुत ज्यादा डी पावर कर दिया था। इसके पास ऐसी कोई फीट नहीं है जिससे थॉर को बीट कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स थॉर के सामने किसी काम की नहीं है, क्योंकि थॉर ना जाने कितने हाई जी फोर्स वाले प्लैनेट पर जा चुका है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपने लाइटनिंग पावर से थॉर हाई एवोल्यूशनरी के टेलीकिनेसिस को सरपास कर देगा, लेकिन लाइटनिंग की वजह से एवोल्यूशनरी मारा भी जा सकता है, इसलिए एवोल्यूशनरी हार जाएगा। अब टियर 3 में आते हैं सुपर ह्यूमंस जैसे हल्क। अब वैसे तो हल्क एमसीयू का पहले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हुआ करता था, लेकिन टाइम के साथ इसे बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर दिया है, स्पेशली रैग्नारोक इवेंट के बाद से। अब हल्क और थॉर की लड़ाई 2 बार हो चुकी है। फर्स्ट टाइम टाई हो गई थी और दूसरी बार थॉर के पास अपर हैंड था, लेकिन ग्रैंड मास्टर के इंटरफेयर करने की वजह से हल्क को विनर घोषित कर दिया था। लेकिन अगर इनक्रेडिबल हल्क और लव एंड थंडर वाली लड़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं थॉर के विनर बनने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि टाइम के साथ थॉर की फीट्स काफ़ी हाई लेवल पर जा पहुंची है। लेकिन दूसरी ओर हल्क का एग्रेशन कम्प्लीटली खत्म हो चुका है। प्लैनेट सकार पर थॉर ने अपनी पावर्स अवेकन नहीं की थी और ना ही उसके पास हैमर था, लेकिन फिर भी वो हल्क को बीट कर सकता था। लेकिन अब तो थॉर पहले से ताकतवर बन चुका है, वो अपने बेटर शेप में है, उसके पास म्यूनर और स्टॉर्मब्रेकर है और साथ में पहले से बेटर लाइटनिंग पर कंट्रोल है। ऊपर से इस बैटल में थॉर का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए अगर हल्क हमें टाइम के साथ अच्छे फीट्स दिखाता तो शायद वो आज थॉर को अच्छी फाइट दे सकता था। लेकिन कम फीट्स होने की वजह से थॉर क्लियरली आज की डेट में ज़्यादा पावरफुल दिखाई देता है, इसलिए अगर ये दोनों फाइट करता है तो थॉर का विनर बनना पक्का है। लेकिन अगर हल्क आगे जाकर वर्ल्ड वॉर हल्क बनता है तो इस बैटल का कंक्लूजन चेंज हो सकता है। हल्क बस्टर। अब ये आर्मर सिर्फ हल्क को बीट करने के लिए बना था, लेकिन अगर इसे पहन कर थॉर से फाइट करे तो वह जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें वो वेपन्स नहीं है जो थॉर को टेक डाउन कर सकता है। इसलिए थॉर अपने एबिलिटीज और म्यूनर से हल्क बस्टर को इजीली तोड़ सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और थॉर एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट है। थॉर स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादातर अपने फिजिकल अटैक्स का यूज़ करता है, वही डॉक्टर स्ट्रेंज फिजिकली काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वो हैंड टू हैंड बैटल नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास बहुत सारे पावरफुल स्पेल्स है, जिसकी वजह से स्ट्रेंज 4 इन्फिनिटी स्टोन से लड़ गया था, लेकिन थॉर ने भी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के बीम को कट किया है। अब ये दोनों फाइट करते हैं तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि विनर कौन बनेगा। अगर स्ट्रेंज अपना कोई पावरफुल स्पेल कास्ट कर देता है तो थॉर को हरा सकता है, लेकिन अगर थॉर ने स्टॉर्मब्रेकर से स्ट्रेंज को कट कर दिया या फिर बिजली गिराना चालू कर दिया तो स्ट्रेंज हार जाएगा। लेकिन थॉर के पास मैजिक से बचने के लिए ज़्यादा अटैक्स नहीं है, इसलिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है। रैंडम फाइट में तो थॉर विनर बनेगा, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को प्रिपरेशन का टाइम मिले तो वो ऐसे स्पेल्स यूज कर सकता है जिससे एक एसगार्डियन को बीट करना इजी हो जाएगा। विजन। अब इन दोनों की पहले भी फाइट हो चुकी है, लेकिन उस टाइम पे कोई विनर नहीं बना था। लेकिन एज ऑफ अल्ट्रॉन के इवेंट के बाद से थॉर को बहुत ज़्यादा पावर अपग्रेड्स मिले, लेकिन विजन में कोई इंप्रूवमेंट्स देखने नहीं मिली। सिविल वॉर में विजन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए चमका था, लेकिन इस फाइट में विजन का माइंड स्टोन थॉर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि माइंड स्टोन से कॉर्वस ग्लेव भी इजीली निपट लिया था। लेकिन मेन चीज जो थॉर को यह प्रॉब्लम देगी वो है विजन की फेजिंग। इस एबिलिटी की वजह से थॉर के ज्यादातर फिजिकल अटैक्स विजन पर काम नहीं आएंगे, पर कॉमिक्स में थॉर ने अपने हैमर से विजन की फेजिंग को बंद कर दिया था, और अगर वो ऐसा ना भी कर पाया तब भी थॉर के पास अपने लाइटनिंग अटैक्स है। विजन वाइब्रेनियम से बना है, इसलिए उसकी सबसे बड़ी वीकनेस लाइटनिंग है। होगाई ने सिविल वॉर के टाइम पे विजन को न्यूट्रलाइज कर दिया था इलेक्ट्रिक एरोस की मदद से। सेम काम थॉर कर सकता है, इसलिए हो सकता है कि विजन की फेजिंग थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करे, लेकिन आखिर में जीतना थॉर को ही है। अल्ट्रॉन। एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे अल्ट्रॉन और थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ नियरली इक्वल थी, लेकिन अभी थॉर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका है, इसलिए थॉर अल्ट्रॉन को अपनी स्ट्रेंथ और वेपन का यूज़ करके मार सकता है। लेकिन यहाँ पर थॉर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटाना। फर्क नहीं पड़ता थॉर कितने अल्ट्रॉन्स को मारता है, जब तक थॉर अल्ट्रॉन को इंटरनेट से नहीं हटाता अल्ट्रॉन फिर से न्यू बॉडी बनाकर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बनती है, एक तो थॉर विजन या फिर टोनी स्टार्क की हेल्प ले अल्ट्रॉन को इंटरनेट से हटाने के लिए, या फिर जितने भी आउटर स्पेस सैटेलाइट्स है मिडगार्ड से जुड़े हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर दे।
जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो अल्ट्रॉन तो वैसे भी मॉर्टल बन जाएगा। इसलिए अगर थॉर को क्लियरली जीतना है तो उसे अल्ट्रॉन को ऑफलाइन करके ही मारना पड़ेगा। एंशिएंट वन। अब डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले एंशिएंट वन ही सबसे पावरफुल सोर्सरर थी और इसने डार्क डायमेंशन से पावर ली थी, इसलिए इसकी लाइफ बढ़ गई, जिसकी वजह से इसे मैजिक की दुनिया का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया। अब अगर एंशिएंट वन थॉर की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देती है तो बात अलग है, थॉर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एंशिएंट वन थॉर को फिजिकल बैटल में कभी बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि आखिर में एंशिएंट वन की बॉडी ह्यूमन की है, और अगर एंशिएंट वन किसी डायमेंशन में थॉर को ट्रैप कर देती है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बायफ्रोस्ट की मदद से वो वहां से निकल जाएगा। वैसे कॉमिक्स में म्यूनर की मदद से थॉर डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि एमसीयू में भी ऐसा पॉसिबल हो। लेकिन एंशिएंट वन थॉर की स्ट्रेंथ और पावर्स के सामने नहीं टिक पाएगी। थॉर एंशिएंट वन को पूरी ताकत से म्यूनर फेंक के मार सकता है, एंशिएंट वन इस अटैक को ही नहीं झेल पाएगी, और अगर लाइटनिंग स्ट्राइक कर दी तो एंशिएंट वन का तो मरना पक्का है। अगर प्री अवेकन थॉर होता तो उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती एंशिएंट वन के सामने, लेकिन अब थॉर की पावर्स अपग्रेड हो चुकी है, इसलिए आज भी थॉर को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आखिर में जीतेगा तो थॉर ही। टियर 2 कैरेक्टर्स की अब अगर बात करें तो इसमें आता है ऑल फादर ओडिन। अब कॉमिक्स में थॉर ऑलरेडी ओडिन को सरपास कर चुका है, लेकिन मूवीज में थॉर को अभी भी बहुत आगे जाना है। वैसे तो ओडिन के पास भी कोई फीट्स नहीं है, लेकिन सिर्फ 2 फीट्स की वजह से आज भी ओडिन थॉर से ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। फर्स्ट, ओडिन ने हेला को अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी से हेल में ट्रैप कर दिया था, वो सेम ऐसा थॉर के साथ कर सकता है, या फिर थॉर को फिर से अनवर्दी बना सकता है, लेकिन थॉर ओडिन की पावर्स बंद नहीं कर सकता। दूसरी बात, ओडिन ने इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को बीट किया है। अब वो कैसे किया वो किसी को नहीं पता, लेकिन किया है, जबकि थॉर ऐसा नहीं कर सकता। और ऊपर से ओडिन को मैजिक भी आता है, और ओडिन अभी ओडिन फोर्स भी यूज कर सकता है, जो उसे थॉर से सुपीरियर बनाता है। इसलिए अभी के लिए तो ओडिन ही ज्यादा पावरफुल है। डोरमामू। अगर एमसीयू में आज के डेट में अगर कोई सच में इमॉर्टल बंदा है तो वो सिर्फ डोरमामू है। इसकी आज तक कोई खास वीकनेस देखने नहीं मिली। ये इतना पावरफुल है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एक इन्फिनिटी स्टोन था, लेकिन फिर भी वो इसे मार नहीं सकता था। लेकिन अगर कल को डोरमामू एसगार्ड पर अटैक कर देता है तो थॉर कुछ नहीं कर सकता, और क्योंकि स्ट्रेंथ और लाइटिंग पावर्स डोरमामू के सामने किसी काम की नहीं है, और ना ही एमसीयू में अभी तक हमें थॉर का इतना पावरफुल कोई अटैक देखने मिला है जो डोरमामू को हर्ट कर सकता है। इसलिए अपनी बेसिक पावर से तो थॉर डोरमामू को बीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर डोरमामू को बीट करना है तो थॉर को इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करना पड़ेगा। उसकी बात भी गारंटी नहीं है कि डोरमामू हार जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन की वजह से थॉर की जीतने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अभी के लिए तो डोरमामू थॉर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। स्कारलेट विच। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने के बाद से ही काफी सुपर फैंस कंफ्यूज थे कि कौन ज्यादा बेटर है, स्कारलेट विच या फिर थॉर। अब इन दोनों के पास अच्छे फीट्स है और कुछ एडवांटेजेस भी है। जैसे थॉर के पास एसगार्डियन बॉडी का बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो उसे इतना ड्यूरेबल बना देता है कि वो कुछ मिनट्स के लिए न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को झेल सकता है। उसके बाद थॉर ने पावर स्टोन को भी सर्वाइव किया है। थॉर अकेला ऐसा गॉड है जिसके पास 2 गॉडली वेपन्स है, और हो सकता है कि ज़्यूस का थंडरबोल्ट भी थॉर के पास हो। लेकिन डार्क होल्ड पढ़ने के बाद स्कारलेट विच के पास भी कई सारे एडवांटेज देखने मिलते हैं। जैसे अब वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके बाद वो पहले से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो चुकी है। बोलने के लिए तो स्कारलेट विच ह्यूमन ही है, लेकिन उसने अमेरिका शावेस के ऐसे पंचेस खाए थे जो शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और अगर स्कारलेट विच को डैमेज हो भी गया तो वो खुद को हील कर सकती है और हेक्स बनाकर एक एंटायर एरिया को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकती है। अब थॉर और स्कारलेट विच एक दूसरे के सामने आते हैं तो थॉर को कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहले स्कारलेट विच की रियलिटी मैनिपुलेशन। वो चाहे तो थॉर की या फिर उसके हैमर्स की रियलिटी को चेंज कर सकती है। स्कारलेट विच के पास टेलीकिनेसिस है, इसलिए वो दूर से ही थॉर पर अटैक कर सकती है, लेकिन स्कारलेट विच पर लाइटनिंग स्ट्राइक करके वो टेलीकिनेसिस से फ्री हो सकता है। थर्ड है स्कारलेट विच की हीलिंग एबिलिटी। हमने स्कारलेट विच को हील होते हुए देखा है, लेकिन शायद स्कारलेट विच अपने बॉडी को रीजनरेट नहीं कर सकती। इसलिए अगर थॉर थैनोस की तरह स्कारलेट विच का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है तो स्कारलेट विच का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने रीजनरेट कर लिया तो स्कारलेट विच को फिजिकली मारना इम्पॉसिबल है। और रियलिटी मैनिपुलेशन से निपटने के लिए थॉर के पास कोई काउंटर अटैक नहीं है। और मैं तो हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि एक फिजिकल बंदा कभी मैजिक यूजर को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैजिक यूजर्स के पास बहुत सारे ऐसे स्पेल्स होते हैं जिसे फिजिकल बंदा काउंटर नहीं कर सकता। इसलिए भले थॉर फिजिकली स्कारलेट विच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और लाइटनिंग पावर्स बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन रियलिटी मैनिपुलेशन से वो बच नहीं सकता। ओडिन फोर्स से वो स्कारलेट विच की रियलिटी चेंजिंग एबिलिटी को ब्लॉक कर सकता है, लेकिन अब थॉर ने ओडिन फोर्स को फुल्ली अनलॉक नहीं किया है। इसलिए अभी के लिए तो रियलिटी मैनिपुलेशन की वजह से स्कारलेट विच थॉर को 1v1 बैटल में बीट कर देगी। वॉट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वेरिएंट एक कम्प्लीटली अलग लेवल पर है। ये गैलेक्सी को खा लेता है, 6 इन्फिनिटी स्टोन से फाइट कर लेता है। ये अपने यूनिवर्स का आखिरी सर्वाइवर है और गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स इसके बिना अल्ट्रॉन से जीत ही नहीं पाते।
ऊपर से इसने कई सारे क्रिएचर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा है जो इसे डेथ से दूर रखता है। इसलिए थॉर के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर इस वेरिएंट को हराना है तो थॉर को स्काई फादर लेवल पर जाना पड़ेगा, मतलब जिस लेवल पर ओडिन और ज़्यूस है, क्योंकि थॉर को मैजिक की ज़रूरत होगी इस वेरिएंट को बीट करने के लिए। लेकिन अभी के लिए थॉर इतना कैपेबल नहीं है, इसलिए वॉट इफ वाला स्ट्रेंज थॉर को इजीली बीट कर सकता है। थैनोस और इन्फिनिटी अल्ट्रॉन विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट। अब थॉर ने ऑलरेडी 6 इन्फिनिटी स्टोन की एनर्जी को कट किया था, लेकिन उस टाइम सिचुएशन कुछ अलग थी। अगर इन्फिनिटी स्टोन को सही से यूज़ किया जाए तो शायद थॉर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे टाइम स्टोन से थॉर की एज को कम कर सकता है या फिर उसे बहुत ज़्यादा ओल्ड बना सकता है। रियलिटी स्टोन से थॉर की रियलिटी को चेंज कर सकता है, जैसे थॉर ने ड्रैक्स और मैंटिस के साथ किया था। सोल स्टोन से थॉर की आत्मा को मैनिपुलेट कर सकता है। स्पेस स्टोन से थॉर को टेलीपोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि थॉर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर थैनोस या फिर अल्ट्रॉन ने स्नैप कर दिया तो थॉर का बचना इम्पॉसिबल है। इस अटैक से कोई बच नहीं सकता। इसलिए अगर थॉर को इन्फिनिटी स्टोन यूजर को मारना है तो उसे सरप्राइज अटैक करना पड़ेगा, वरना थॉर का हारना तो पक्का है। हेला। प्री अवेकन थॉर ने कोशिश की थी हेला को बीट करने की, लेकिन थॉर हार गया। ऊपर से एक आँख खो दी वो अलग। लेकिन उस टाइम थॉर की हालत खराब थी। उसे अपने लोगों को भी प्रोटेक्ट करना था, रैग्नारोक को भी देखना था, गॉडेस ऑफ डेथ को अपने लोगों से दूर रखना था, और म्यूनिट जिसके भरोसे थॉर फाइट करता था वही वेपन वो खो चुका था। लेकिन अगर आज थॉर और हेला की रीमैच होती है तो थॉर हेला को काफ़ी ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन देगा, क्योंकि अब थॉर पहले से ताकतवर है और साथ में अब उसके पास एसगार्ड के 2 सबसे पावरफुल वेपन है। हेला की ताकत एसगार्ड से थी, लेकिन अगर इन दोनों के बीच एक डेडली मैच होती है तो थॉर बायफ्रोस्ट खोल के एसगार्ड को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा करने से हेला का पावर सोर्स खत्म हो जाएगा। वो अपनी नेक्रोसोर्ड प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसकी हीलिंग एबिलिटी काम करना बंद कर देगी। और स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो थॉर अब हेला को बराबरी की टक्कर दे सकता है। इसलिए हेला को बीट करने के लिए थॉर को अपना घर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लेकिन एसगार्ड डिस्ट्रॉय होते ही हेला धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी, और अगर थॉर अपने वेपन्स और स्किल को अच्छे से यूज करे तो वो हेला को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके बीट कर सकता है। ईगो द लिविंग प्लैनेट। अब ईगो एक सेलेस्टियल है और उसकी मेन बॉडी तो इसके प्लेनेट के कोर में है, लेकिन अगर यूनिवर्स में कहीं ट्रैवल करना हो तो ईगो अपने अवतार का यूज़ करता है। अब ईगो द लिविंग प्लेनेट वर्चुअली इमॉर्टल है, क्योंकि इसकी बॉडी को कितना भी बुरी तरीके से कूट दो ये फिर से हील हो जाएगा। इसलिए थॉर भी अपने वेपन्स और लाइटनिंग पावर से ईगो के अवतार का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस बैटल में थॉर को बस ये पता लगाना होगा कि ईगो की मेन बॉडी कहाँ पर है, और एक बार थॉर ने ये फाइंड आउट कर लिया फिर उसके बाद थॉर के लिए ईगो के कोर को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थॉर के पास अब बायफ्रोस्ट है जो किसी भी प्लेनेट को सिर्फ कुछ मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए थॉर अपने रॉ स्ट्रेंथ से ईगो को नहीं हरा पाएगा, लेकिन बायफ्रोस्ट को थॉर अगर ईगो प्लेनेट पर खुला छोड़ दे तो ईगो द लिविंग प्लेनेट का बर्बाद होना पक्का है। सर्टर विद इटर्नल फ्लेम। प्री अवेकन थॉर ने इजीली बिना इटर्नल फ्लेम वाले सर्टर को बीट कर दिया था, लेकिन जब सर्टर के पास अपनी इटर्नल फ्लेम होती है तब उसे बीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। रैग्नारोक के समय ना तो हल्क सर्टर का कुछ उखाड़ पाया और ना ही हेला। कई सेंचुरीज पहले ओडिन और सर्टर की लड़ाई हुई थी, लेकिन सर्टर के डेस्टिनी में लिखा है कि जब तक एसगार्ड बर्बाद नहीं होता तब तक वो मरने नहीं वाला। इसलिए ओडिन भी सर्टर को नहीं मार पाया था, और थॉर अभी के लिए तो ओडिन के लेवल पर नहीं है। इसलिए अगर थॉर सर्टर से फाइट करने जाता है तो उसका भी वही हाल होगा जो हेला का हुआ था। इसलिए जब तक थॉर अपनी ओडिन फोर्स को यूज नहीं करता वो सर्टर को बीट नहीं कर सकता। सेलेस्टियल। अब सेलेस्टियल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज होते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि अपने हाथ में एक गैलेक्सी को बना देते हैं। सेलेस्टियल लाइफ को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी, इसलिए उन्हें गॉड का दर्जा दिया जाता है। लेकिन अगर आज थॉर को किसी सेलेस्टियल को मारना हो तो वो ऐसा नहीं कर सकता। सेलेस्टियल किसी भी एसगार्डियन गॉड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और सेम कहानी कॉमिक्स में है। कॉमिक्स में ओडिन के पास ओडिन फोर्स है, तब भी वो स्ट्रगल कर रहा था सेलेस्टियल के सामने, और थॉर भी सेलेस्टियल से लड़ चुका है। पहली बार थॉर ने अपना सबसे पावरफुल अटैक गॉड ब्लास्ट को यूज़ किया था, लेकिन थॉर के सबसे पावरफुल अटैक करने के बाद भी सेलेस्टियल का बस आर्मर क्रैक हुआ था। और दूसरी बार थॉर ने सेलेस्टियल को कट कर दिया था, लेकिन इस टाइम पर जो एक्स थॉर के पास थी वो स्पेशली एन्चेंटेड थी सेलेस्टियल को कट करने के लिए। पर सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर के पास ना तो कोई ऐसा वेपन है जो सेलेस्टियल को कट कर सकता है, और ना ही गॉड ब्लास्ट जैसा अटैक हमें थॉर के पास अभी तक देखने मिला। हो सकता है कि थॉर जब फ्यूचर में ओडिन फोर्स यूज करे तब वो सेलेस्टियल से फाइट कर पाएगा, लेकिन अभी के लिए तो एमसीयू वर्जन सेलेस्टियल को बीट नहीं कर सकता। अब अगर बात करें टियर 1 की तो इसमें आते हैं कॉस्मिक एंटिटीज जैसे वन अबव ऑल, लिविंग ट्राइब्यूनल, इटर्निटी, इन्फिनिटी और डेथ। ये सारे एंटिटीज हद से ज़्यादा पावरफुल है। कॉमिक वर्जन का थॉर किसी भी एमसीयू वर्जन से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन कॉमिक वाला थॉर भी इन एंटिटीज को बीट नहीं कर सकता। वन अबव ऑल तो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, इसलिए वो थॉर का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता है। लिविंग ट्राइब्यूनल को सिर्फ बियॉन्डर मार सकता है, और थॉर के पास बियॉन्डर लेवल की पावर्स नहीं है।
इटर्निटी इन्फिनिटी को बीट करना मतलब पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना। थॉर ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लेनेट बर्बाद कर सकता है, लेकिन एक पूरे यूनिवर्स को ख़त्म करना थॉर के बस की बात नहीं है। और एसगार्डियन कई हज़ारों सालों तक जीते हैं, लेकिन एक ना एक दिन उन्हें मरना होता है, और डेथ की मर्जी चले तो एक सेकंड में थॉर की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर सकती है। अगर थॉर को इन सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ को बीट करना है तो उसे ओमनीपोटेंट बनना पड़ेगा, मतलब ऐसा बीइंग जो कुछ भी कर सकता है। लेकिन कॉमिक्स में भी थॉर कभी ओमनीपोटेंट नहीं बना, तो एमसीयू वर्जन की बात तो बहुत दूर की है, इसलिए कॉस्मिक एंटिटीज के सामने थॉर हार जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज का कंपैरिजन यही खत्म होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।